हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्लास 6 ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन सोलर सिस्टम में आपका स्वागत है। ये चैप्टर हमारे सोलर सिस्टम में हमारे अर्थ, दूसरे प्लैनेट्स और जो है अलग अलग स्टार्स और जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज स्पेस में घूम हैं उनमें से अधिकांश का जिक्र करता है। सभी का तो नहीं कर सकता क्योंकि फिर स्पेस में इतना कुछ है कि सबको कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट स्पेशली जो चीज़ें हम आसमान में नंगी आंखों से देख सकते हैं या जिन चीज़ों से हमारे अर्थ पर असर पड़ता है, इसमें उन सारी चीज़ों का जिक्र है। तो ये चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा। आते हैं चैप्टर पर। सबसे पहले जब हम रात के टाइम आसमान को देखते हैं तो अक्सर जो सबसे बड़ी चीज़ दिखती है दैट इज़ मून। अब इस मून में भी हम देखते हैं कि मून का जो शेप एंड साइज़ है हमेशा बदलता रहता है। अब कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने जो चंद्रमा है वो पूरा दिखता है, मतलब फुल सर्कल दिखता है, तो इसको हम बोलते हैं फुल मून। हर महीने में एक दिन ऐसा होता है जबकि जो है चाँद पूरा दिखता है, पूरा गोल दिखेगा, एकदम सफ़ेद सा प्यारा सा, दैट इज़ कॉल्ड फुल मून या फिर पूर्णिमा। कई बार होता है कि महीने में ही एक दिन ऐसा आता है जब पूरा का पूरा चाँद एकदम से गायब हो जाता है या अंधेरा हो जाता है या हल्का सा केवल उसकी छवि सी दिखती है लेकिन चाँद दिखता नहीं है। तो इस तरह के मून को न्यू मून या अमावस्या कहते हैं। ठीक है, स्पेशली जब आसमान साफ़ हो तो आसमान में देखोगे, हालांकि आज के दौर में पॉल्यूशन काफ़ी हो गया तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट फुल मून और न्यू मून दो चीज़ें बहुत आराम से दिखती है। अब आइए इसको जो है पिक्चर के थ्रू देखते हैं कि फुल मून और न्यू मून का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कैसे बनता है। होता क्या है, मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं है, ये याद रखिएगा, मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं है। तो सवाल ये है कि रात को मून की लाइट दिखती कहाँ से। तो होता क्या है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सन की लाइट इस पे आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आई। यहाँ पे सन थोड़ा सा छोटा बना दिया, दरअसल सन बहुत बड़ा है। तो होता क्या कि मून जो है सन से जो भी रेज आ रही हैं सन के पास पहुंची, ठीक है, और वहाँ से वो लाइट जो है वापस अर्थ पर रिफ्लेक्ट हुई। तो हमें जो है लगता है कि चाँद के पास अपनी रोशनी है, चाँद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है। तो फुल मून में क्या होता है कि अब वो जो है अर्थ, सन और मून दोनों के बीच में अर्थ होता है। तो मून पर बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है और वो सारी लाइट को अर्थ पर रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके कारण हमें मून पूरा दिखता है, ठीक है, दैट्स वाई वी कॉल इट फुल मून। अब जो है न्यू मून की क्या कहानी है, तो न्यू मून में जो मून है वो अर्थ और सन के एकदम बीच में आ जाता है। अब इससे क्या होता है, तो सन की लाइट डायरेक्ट अर्थ पे पहुंच गई, ठीक है। दूसरी ओर जो मून पर जो लाइट पड़ी वो यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट हुई और आप देख सकते हो कि अर्थ साइड से यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि अर्थ मून पर तो कोई लाइट, इस साइड पर कोई लाइट पड़ी नहीं, तो यहाँ से जो है इस साइड से इस पर लाइट जो है नहीं जा पा रही है। इसी कारण ये पूरा हिस्सा अंधेरा सा दिखता है, दैट्स वाई इसको न्यू मून बोलते हैं। सिमिलरली जो बाकी प्लेसेज हैं, थोड़ा सा लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ थोड़ा और ज़्यादा लाइट आई और ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ, तो ऐसे ही जो है थोड़ा और ज़्यादा लाइट आई और ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ, और यहाँ से जो है मैक्सिमम लाइट आई और रिफ्लेक्ट हुआ। इसी कारण जो मून की लाइट हर दिन घटती बढ़ती रहती है और फाइनली दो मेन सीन हमको पढ़ने हैं। जब सन की लाइट, मून की लाइट, जब मून जो है पूरा गोल दिखे दैट इज़ फुल मून, जब मून एकदम डार्क सा दिखे या फिर बिल्कुल भी ना दिखे तो दैट इज़ न्यू मून। आई थिंक इट्स अ क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या हैं। स्पेस में जब भी हम रात को आसमान में देखते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें दिखती है, इवन कि बहुत सारी चीज़ें नहीं भी दिखती हैं। तो सन, मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन नाइट स्काई, जो कुछ भी हमको आसमान में दिखता है, बादल नहीं, स्पेस में, ठीक है, तो सन, मून, प्लैनेट्स, इसके बाद जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्पेस में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सभी के लिए जो कॉमन टर्म आ रहा है सेलेस्टियल बॉडीज़। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसको भी एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमको स्टार्स दिखते हैं, हमारा सन भी एक स्टार है, प्लैनेट्स दिखते हैं, मून्स दिखते हैं, एस्टेरॉयड एंड कॉमेट्स दिखते हैं,
नेबुला ये हमको नहीं दिखता है। ये सब जो है हाई लेवल जो रिसर्च लैब्स होती हैं वहाँ पर जो बड़ी बड़ी दूरबीनें लगा के रखी वो सब देखते हैं। फिर स्टार्स के क्लस्टर्स हैं, गैलेक्सीज हैं, पल्सर्स हैं, और भी जो बहुत सारी चीज़ें, ब्लैक होल्स हैं, डार्क मैटर्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें से कुछ जो है आसानी से दिख जाती हैं, स्पेशली जो ऊपर वाली हैं ये सब आसानी से दिख जाती हैं, नीचे वाली ये गैलेक्सी तक दिख जाती है, नीचे वाली नहीं दिखती। तो स्पेस में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक, जितने भी तरह के आप क्या बोलोगे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्ट्स कलेक्टिवली दे वर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्टार्स। स्टार्स क्या है? आप रात को जो है जब आसमान देखते हो तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे टिमटिमाते हुए जो है आप स्टार्स देखते हैं। बचपन से ही हम कविता गाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब सवाल ये है क्या ये वास्तव में बहुत छोटे हैं? क्योंकि चाँद तो बहुत बड़ा दिखता है, सूरज बहुत बड़ा दिखता है, बट ये सच नहीं है। हकीकत ये है कि जो स्टार्स हैं ये बहुत बड़े हैं, कई तो जो है सूरज से भी कहीं ज़्यादा बड़े हैं। तो सवाल इतने छोटे क्यों दिखते हैं? वजह ये है कि ये जो स्टार्स हैं हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, अनएक्सपेक्टेड रूप से जो है दूर हैं। तो अब स्टार्स की क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहली चीज़, वो बहुत बड़े हैं, ठीक है, साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। सेकंड थिंग, बहुत हीटेड, बहुत हॉट हैं। क्यों? क्योंकि जो है वो गैसेज से बने हैं, और ये जो है बड़ी खतरनाक गैसेज होती है, हाइड्रोजन और हीलियम, जो लगातार जलती रहती हैं। उनके बीच केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, जिसके कारण काफ़ी बड़ी मात्रा में हीट और एनर्जी जो है वो क्रिएट होती है। ठीक है, इसके कारण उनके यहाँ से लाइट हमेशा अर्थ पे आती रहती है। एक सवाल आता है कि वो टिमटिमाते क्यों हैं? तो स्पेस में बहुत सारे बादलों के ढेर आते जाते रहते हैं, या बीच बीच में जो है कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो है उनको क्रॉस करते रहते हैं, तो इसी कारण जो है वो ब्लिंक करते हुए से दिखते हैं। हालांकि आजकल पॉल्यूटेड स्काई में तो वो ब्लिंकिंग भी जो है बहुत कम दिखती है। तो स्टार्स की खास बात क्या होगी? साइज में बहुत बड़े हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म है, गैसेस से बने हुए हैं, खुद की हीट एंड लाइट है, ठीक है, और आसमान में बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। ये स्टार्स हैं, ठीक है। अच्छा, स्टार्स जो हमारा सन है वो भी एक स्टार ही है, लेकिन सन हमें बहुत बड़ा दिखता है, और जो बाकी स्टार्स हैं वो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर हैं। कितने दूर, ये कल्पना कर पाना ही मुश्किल है। ऐसे समझिए, जो सूरज की लाइट है, ठीक है, जो लाइट है उसके जो ट्रैवलिंग स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। एक सेकंड में जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर चल सकती है, और तब भी सूरज की लाइट को आने में 8 मिनट लगते हैं। सोच सकते हो क्या स्पीड रही होगी सूरज की लाइट, सूरज हमसे कितना दूर है। और ये स्टार्स ऐसे हैं जो सूरज से भी कहीं ज़्यादा दूर हैं, इनकी लाइट्स को अर्थ तक आने में उससे ज़्यादा टाइम लगता है। इवन कि अभी भी कहा जाता है ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिनकी लाइट आज तक धरती पे नहीं आई, जबकि धरती की लाइफ ही जो है करोड़ों साल की है। तो यू कैन इमेजिन कि जो है आज जो हमारा स्पेस है, जो हमारा यूनिवर्स है, वो कितना बड़ा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब एक और नया टर्म आ रहा है, कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या है? तो कॉन्स्टेलेशन अ ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक वेरियस पैटर्न्स। स्टार्स के जो ग्रुप हैं वो कई तरह के पैटर्न्स बनाते हैं, जिसमें एक फेमस जो है ये सप्तर्षि तारा है। 7 तारों का सेट है, इसीलिए सप्तर्षि मानते, पुराने ज़माने मानते 7 फेमस ऋषि हैं। इसको जो है अर्सा मेजर या बिग बियर बोलते हैं, ठीक है, दो अलग अलग और नाम में है, अर्शा मेजर, सप्तर्षि। ऐसे ही और अगर कॉन्स्टेलेशन देखें हम, तो यहाँ पर जो है हमको बहुत सारे जो स्टार्स के पैटर्न मिलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे, अच्छा, हमारा जो पूरा ज्योतिष विज्ञान है वो इन्हीं स्टार पैटर्न्स को लेकर के चलता है। जहाँ पर जितने भी जो राशियाँ होती है, आप यहाँ देखो, लिब्रा देखो, यहाँ स्कॉर्पियन देखो, यहाँ कैप्रिकॉर्न देखो, तो यहाँ पर अलग अलग स्टार्स के जो पैटर्न्स हैं जो कि हमें स्पेस में दिखते हैं, ठीक है। तो ये जो पैटर्न्स हैं इनको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। तो इन जो है स्टार्स के पैटर्न का हमें यूज़ क्या है? तो बेसिकली हमारे पास जो है एक तो ज्योतिष में काम आता है, ठीक है, ज्योतिष में इसी से जो है सारी कैलकुलेशन इन्हीं के बेस पे होती है। दूसरा हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ये सप्तर्षि तारामंडल, जो कि सबसे इजीली दिख जाता है। अर्शा मेजर या सप्तर्षि सबसे आसानी से आप आसमान में देखोगे, ये 7 का पैटर्न जो है हमें आसानी से दिख जाता है, ठीक है।
अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो होता क्या था एंशियंट टाइम में जब शिप्स चलते थे तो रात के टाइम कई बार जो है उनको पता नहीं चलता था कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो डायरेक्शन समझने के लिए उस दौर में कंपास थे नहीं, तो वो लोग करते क्या थे, नॉर्थ पोल के माध्यम से अपना रास्ता तलाशते थे। नॉर्थ स्टार या पोल स्टार, जो पोल स्टार है वो एक ऐसा जो है तारा है जो कि हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। अब इस तारे को हम कैसे पहचानते हैं? तो ये जो सप्तर्षि तारा मंडल है इसके जो लास्ट टू है ये एकदम फ्राइंग पैन की तरह है। आप देखोगे इसका जो शक्ल है ये एक फ्राइंग पैन की तरह, और आसमान में देखोगे आराम से दिख जाता है। तो जो इसका जो लास्ट टू स्टार है इसको अगर आप सीधे देखोगे तो आसमान में ठीक इसके सामने एक ही स्टार है और आसपास का हिस्सा जो है एकदम खाली सा दिखता है। तो ये आसानी से नॉर्थ स्टार या फिर जो है पोल स्टार आसानी से पहचाना जा सकता है। अगेन ये जो पैटर्न है ये सप्तर्षि ये एक जगह नहीं रहता, ये हमेशा मूव करता रहता है। ये चारों ओर घूमता रहेगा, अलग अलग दिन अलग अलग दिखेगा, जगह पे दिखेगा, बट हर जगह से जो है उन दो स्टार्स का जो डायरेक्शन है वो हमेशा जो है सेम ही दिखेगा। तो इससे जो है हम इस पोल स्टार को आसानी से पहचान सकते हैं। तो पोल स्टार क्या है? तो ये वो स्टार है जो कि हमें जो है नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है, इसीलिए नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। कैसे पहचाने? तो जो सप्तर्षि या फिर बिग बियर या फिर जो है बिग अर्शा मेजर, इसके जो लास्ट टू स्टार्स हैं इससे हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इन सब से रिलेटेड जो है कई अच्छे अच्छे वीडियोस भी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है और यूट्यूब जो है इन चीज़ों को बैन कर देता है, इसलिए उन वीडियोस को अपने इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँ जिससे कि इन चीज़ों को आप अच्छे से पहचान पाओ। तो पोल स्टार की कहानी हो गई। नेक्स्ट आते हैं प्लैनेट्स पे। अब ये प्लैनेट्स क्या हैं? तो प्लैनेट्स जो है कंपैरेटिवली स्टार काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स जो है जो स्टार्स के कंपैरिजन में काफ़ी छोटे होते हैं, बहुत छोटे भी नहीं, क्योंकि आप अर्थ देखोगे तो अर्थ अपने आप में एक प्लैनेट है। अब सवाल है अर्थ तो छोटा है नहीं, अर्थ के अंदर एक बहुत छोटी सी कंट्री है इंडिया, जिसके एक कोने से दूसरे कोने जाने में ही 3000 किलोमीटर हो जाते हैं। यहाँ फिर अब सोचो इवन कि इंडिया के एक छोर से दूसरे छोर पे आप जा रहे हो तो आपको जो है फ़्लाइट से 4 घंटे लगते हैं, और दूसरी ओर यहाँ से अगर अमेरिका जाना हो तो 12 से जो है 16 घंटे लग जाने हैं। तो प्लैनेट्स अपने आप में बहुत बड़े हैं, बट जब हम स्टार से कंपेयर करते हैं तो ये कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, नंबर 1। सेकेंड थिंग, जो प्लैनेट्स हैं उनके पास खुद की लाइट और हीट नहीं होती, क्योंकि जो है ये जल नहीं रहे तो इनके पास लाइट और हीट नहीं होती। ठीक है, तो हमको स्पेस में दिखते कैसे हैं? तो बेसिकली ये जो सन की लाइट है या फिर दूसरे स्टार्स की लाइट है ये उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग क्या है कि जो प्लैनेट्स हैं वो किसी न किसी स्टार का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे जितने भी जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट हैं वो सन का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो यही जो है दोनों में बेसिक अंतर है। स्टार्स बहुत बड़े होते हैं, प्लैनेट्स छोटे होते हैं। स्टार्स के पास खुद की लाइट और हीट होती है, प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट और हीट नहीं होती। स्टार्स खुद की लाइट से जलते हैं और जो प्लैनेट्स हैं वो स्टार्स की लाइट से रिफ्लेक्ट होते हैं। स्टार्स जनरली गैलेक्सीज़ का चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और जो है प्लैनेट्स हैं वो स्टार्स का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आप जनरली कई सारे प्लैनेट्स जो है बहुत हार्ड हैं, ठोस हैं, और जो स्टार्स हैं वो गैसियस फॉर्म में। जो प्लैनेट्स वर्ड है वो ग्रीक के प्लैनेटाई वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है वॉन्डरर्स। क्योंकि ये लगातार प्लैनेट्स घूमते रहते हैं तो इनको घुमक्कड़ नाम दिया उन्होंने जो है प्लैनेटाई, और उसी से जो टर्म निकल के आता है दैट इज़ प्लैनेट। इनको लाइट एंड हीट सन से मिलती है, जो कि आपको बता ही दिया गया। और जो है ये भी हमें स्टार्स के बराबर दिखते हैं, क्योंकि जो है दरअसल ये हमारे बहुत पास है। ठीक है, अब एक और टर्म आता है सैटेलाइट्स। ठीक है, तो सैटेलाइट्स क्या हैं? सैटेलाइट्स जो हैं ये वो हैं जो कि किसी न किसी प्लैनेट्स के चक्कर लगा रहे हैं। जो प्लैनेट है ये जो प्लैनेट्स हैं वो स्टार्स के चक्कर लगा रहे हैं, और जो सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट के चक्कर लगा रहे हैं। देखता हूँ यहाँ पर, जैसे एक पिक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो बीच में अर्थ दिख रहा है और अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने वाला आपको मून दिख रहा है। ठीक है, तो जिस तरह से जो प्लैनेट्स हैं वो सन का चक्कर लगा रहे थे, तो वैसे ही सैटेलाइट्स जो हैं वो
प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं। तो मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल मतलब जिसको नेचर ने बनाया है, जिसको इंसानों ने नहीं बनाया। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इनके आसपास एक रिंग दिखता है। बाकी दोनों का तो नहीं दिखता, पर सैटर्न का रिंग सबसे साफ दिखता है। तो उनके इन तीनों प्लैनेट्स के साइड में रिंग है। तो है क्या? तो बेसिकली ये जो है आप कह सकते हो कि सेलेस्टियल बॉडीज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, डिब्रीज। जो एस्टेरॉयड मेटेरॉयड अभी आगे आएंगे, तो पत्थरों के बहुत सारे टुकड़े हैं जो आपस में अलग अलग प्लैनेट्स के या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ के टकराने से उनके टुकड़े बन गए, और ग्रेविटी के कारण वो इन प्लैनेट्स के चारों ओर एक रिंग के तौर पर बन गए। और ये रिंग जो है अर्थ से हमको दिख जाते हैं, और अगर हमारे पास कुछ अच्छे स्कोप हो। एक बार फिर से इन रिंग्स को हम देखने की कोशिश करते हैं। कहाँ पर ये रिंग है? यहाँ पर आप सैटर्न के रिंग को बहुत अच्छे से देख पा रहे हो। बाकी का भी है, बाकी दो का भी है जैसे कि बताया था, लेकिन चूँकि उनके रिंग्स बहुत पतले हैं, इस कारण उनका साफ साफ दिखता नहीं है। तो कुल तीन जो है प्लैनेट हो गए, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। ठीक है, अब आते हैं सोलर सिस्टम पे। सोलर सिस्टम क्या है? सन, उसके 8 प्लैनेट्स, सन, उसके 8 प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स, और उसके साथ साथ कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज़, उनके एस्टेरॉयड मेटेरॉयड्स जो है, अभी इस पे बाद में आएंगे। इन सभी को मिला करके हम जो है सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज़, एस्टेरॉयड मेटेरॉयड्स, जिनको मिला करके कलेक्टिवली हम सोलर सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का फिगर है, जहाँ पर हम क्या क्या देख सकते हैं। तो सन देखा, यहाँ पर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सब जो है प्लैनेट्स हैं। यहाँ पर एस्टेरॉयड की पूरी पूरी बेल्ट आ रही है। यहाँ पर बाकी सारे प्लैनेट्स आप देख सकते हैं। ये जो ट्रैक्स आपको लाइन दिख रही है, दरअसल ये ऑर्बिट है। जो भी प्लैनेट है वो एक फिक्स ट्रैक पर मूव करता है, और इसी कारण इसको ऑर्बिट बोलते हैं। प्लैनेट्स एक फिक्स ट्रैक पर जो है मूव करते हैं। यहाँ पर बड़ा छोटा सा पिक्चर है, दरअसल ये पूरा का पूरा जो है सर्किल है। एकदम पूरा राउंड सर्किल तो नहीं है, लेकिन ये जो है एक पूरा का पूरा जो है, तो इस तरह से सन, उसके सारे प्लैनेट्स, और जो है उसके जो उसके रिलेटेड और भी जो चीज़ें, सारे ऑब्जेक्ट्स को मिला करके सोलर सिस्टम जो है हमारा बनता है। सोलर वर्ड्स इस सोल से जो है निकला हुआ है। सोल जो है रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड को बताता था। तो और सोलर का मतलब हो जाता है कि सन से रिलेटेड। तो सन से रिलेटेड जो भी चीज़ें स्पेस में है, उन सभी को कलेक्टिवली जो है हम सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब हम इस सोलर सिस्टम में कौन कौन है। तो सन इसका हेड है, क्योंकि सन सबसे बड़ा है। तो नंबर 1 सन क्या है? तो सन जो है इस पूरे सोलर सिस्टम के सेंटर में है। तो जो पूरा सोलर सिस्टम है उसके बीच में सबसे बड़ा जो है सन है, और बहुत ही गर्म गैसेस से है, जैसा कि पहले ही बताया था। ये लगातार जो है जल रहे हैं, और क्योंकि इसकी ग्रेविटी बहुत तेज़ है, इसी कारण जो भी प्लैनेट्स हैं वो इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। वो जो है आप बाहर स्पेस में छिटक करके गायब नहीं हो जाते, और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसी सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। अब जितने भी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन सब पर लाइट और हीट का जो सोर्स है वो ये सूरज ही है। मतलब धरती पर जो गर्मी आती है या दूसरे प्लैनेट्स पर जो भी गर्मी आती है या जो प्रकाश आता है, वो सारा का सारा जो है इसी सूरज के कारण आता है। इवन कि रात में भी जो चाँद की लाइट दिखती है, वो भी जो है इसी सूरज का ही रिफ्लेक्ट होकर के आती है। और यह सबसे पास का प्लैनेट है, सबसे पास का स्टार है। लेकिन इतना पास होने के बावजूद भी यह हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। 1 मिलियन कितना? ये जो है 10 लाख। तो 10 लाख नहीं, 150 इंटू 10 लाख किलोमीटर दूर जो है यह अर्थ से है। तो बहुत पास है, फिर भी हमसे यह इतना दूर है। क्लियर? और सन की कहानी होगी, सन एक स्टार है, ठीक है, लेकिन हमारे सबसे पास का स्टार है। सबसे पास होने के बावजूद भी यह हमसे 150 इंटू 10 लाख किलोमीटर दूर जो है। अब आते हैं प्लैनेट्स पे। तो कुल हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट हैं।
ठीक है, पहले 9 की बात होती थी, आजकल सिर्फ 8 प्लैनेट की बात होती है। क्यों होती है वो हम बाद में आएंगे। कौन कौन से हैं, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। कुल 8 जो है प्लैनेट्स हैं, ये उनके सन के से डिस्टेंस के सीक्वेंस में है। नंबर 1 मरकरी, उसके बाद वीनस, इसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इनको याद करने का एक सिंपल फार्मूला बनाया गया है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो एम फॉर मरकरी, वी फॉर जो है वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून। तो ये जो है इनको याद करने का सिंपल फार्मूला बताया गया। एक बार फिर से इसको हम पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं कि इन सारे प्लैनेट्स को तो कहाँ हैं। तो सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है जिस पे बाद में देखेंगे। इसके बाद जुपिटर के बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यहाँ पर कुछ प्लूटो जैसा कुछ दिख रहा है, इस पे हम अभी आते हैं, क्योंकि पहले जो है प्लूटो को भी एक प्लैनेट माना जाता था, अब इसको प्लैनेट नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, उस पर अभी थोड़ा आगे आएंगे। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स ट्रैक पर चलते हैं, ठीक है। जो आपको ये बताया गया था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर फिक्स ट्रैक पे चलते हैं। इन्हीं ट्रैक्स को ऑर्बिट कहते हैं। मरकरी क्योंकि सन के सबसे पास में है, ठीक है, इसलिए ये सिर्फ 88 डेज लेता है। सबसे पास में सबसे छोटा सर्किल इसी का है, तो इसीलिए ये सिर्फ 88 डेज देता है। वीनस को अर्थ का ट्विन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका शेप और साइज जो है ऑलमोस्ट अर्थ के इक्वल है, दैट्स वाई हम जो है इसके अर्थ का ट्विन कहते हैं। 2006 तक जो प्लूटो था उसको भी एक प्लैनेट कहते हैं, लेकिन एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की। इन्होंने डिसाइड किया कि प्लूटो जो है इसको अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहेंगे, इसको जो है प्लैनेट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, प्लैनेट्स की कुछ उन्होंने स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बनाया कि ठीक है, ये उस स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, ये उसका फ्लेक्स ट्रैक नहीं था और भी कुछ चीज़ें थी जो उनकी साइज है बहुत छोटा था। इसी कारण उन्होंने ये कहा कि हम इसको जो है प्लूटो को प्लैनेट का दर्जा नहीं देंगे। तो तब से जो है इसको प्लैनेट नहीं कहा जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेस से गायब हो गया, ये आज भी है, लेकिन इसको जो है प्लैनेट हम नहीं मानते। साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि जो भी ज्योग्राफी के मोस्ट ऑफ टर्म्स हैं वो ग्रीक लैंग्वेज से निकले हैं। वजह क्या है, यूरोप का जो पूरा सिविलाइजेशन है वो ग्रीस से ही डेवलप हुआ है, तो जो स्टार्टिंग वर्ड्स हैं वो वहीं से आते हैं। तो जो ज्योग्राफी वर्ड है उसमें जो जी वर्ड है वो उसका मतलब होता है अर्थ, ठीक है, ये सब जो है, और ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग। तो जियोग्राफी कहते हैं तो अर्थ के बारे में लिखना या समझना, ठीक है, ये ज्योग्राफी की मीनिंग आती है। ऐसे ही कई और सब्जेक्ट हैं जैसे कि जियोलॉजी। तो जियोलॉजी क्या है, तो जियो मतलब अर्थ, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ अर्थ। सिमिलरली एक और सब्जेक्ट हो गया ज्योमेट्री। तो जियो मतलब अर्थ, मेट्री मतलब मेज़रमेंट करना, तो जियोमेट्री में जो है अर्थ का मेज़रमेंट करते हैं। ऐसे ही एक और टर्म है जियोइड। जियो का मतलब अर्थ, ऑइड का मतलब शेप, तो वो चीज़ें जो अर्थ के शेप जैसी हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं। तो प्लूटो की कहानी भी हो गई और आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अर्थ पर। अर्थ क्या है, तो अर्थ जो है ये तीसरा जो है तीसरा जो सन के थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। सन के बाद मरकरी, वीनस और अर्थ, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो प्लैनेट आता है सन के साइड से वो तीसरा है और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। और ये जो है पोल्स के पास थोड़ा फ्लैट है और इसकी जो शेप है इसको जियोइड कहते हैं। नॉर्मली हम जब ग्लोब लेते हैं तो हमें बड़ा खूबसूरत सा दिखता है, या अर्थ का जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं बड़ा खूबसूरत सा बनाते हैं, बट अर्थ इतना खूबसूरत नहीं है। आप देख सकते हो ये जो शेप है ये बड़ी ऊटपटांग सी शेप दिख रही है, एक्चुअल शेप इसकी यही है। आप यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा फ्लैट हिस्सा देख रहे हो, तो ये जो शेप है इसको जो है जियोइड शेप कहते हैं। एक यूनिक सा शेप है, इस तरह का शेप जो है दूसरा कोई स्ट्रक्चर मिला नहीं, इसी का इसको एक अलग ही शेप कह दिया गया, इसको हम जियोइड कहते हैं, ठीक है।
जियोइड का मतलब क्या है? अर्थ लाइक शेप। और अर्थ क्या है? ये एक प्लैनेट है। नेक्स्ट, धरती पर लाइफ क्यों पॉसिबल? अब तक जितने भी एविडेंसेस मिले हैं उसमें बाकी किसी जगह पर स्पेस बाकी किसी जगह पर लाइफ मिलने के एविडेंस आज तक नहीं मिले। यूनिवर्स बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ पर लाइफ मिलने के एविडेंस आज तक नहीं मिले। मे बी इन फ्यूचर मिले बट अभी नहीं मिले। तो वो क्या फैक्टर्स थे जिसके कारण धरती पर लाइफ हुआ? तो पहली चीज़, जो अर्थ है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ठंडी है, एक फेवरेबल क्लाइमेट है, नंबर वन। दूसरी चीज़, यहाँ पर वाटर और एयर है लाइफ के लिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और तीसरी चीज़, यहाँ पर ऑक्सीजन है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये वो 3 फैक्टर्स हैं जिसके कारण धरती पर लाइफ हुआ। क्या क्या? तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा गर्म और ठंडा नहीं है, सेकंड नंबर पर एयर और वाटर है, और तीसरी चीज़ ऑक्सीजन है। तो ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो धरती पर लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। अगेन, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों? वजह क्या है? इसका 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, मतलब आप देखोगे ओशंस का जो एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया। इसके कारण जब भी हम स्पेस से देखते हैं तो अर्थ हमें ब्लू कलर का दिखता है। दैट्स वाई वी कॉल इट ब्लू प्लैनेट। यहाँ पर अगेन वही पुरानी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दे दी कि लाइट जो है ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चलती है, और तब भी सूरज से हमारे तक आने में 8 मिनट लग जाते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि जो है सन हमसे कितना दूर है। नेक्स्ट आते हैं मून पर। मून क्या है? सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या थे? तो सैटेलाइट्स एक ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। सैटेलाइट ये जो है प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते हैं, और प्लैनेट क्या है? वो स्टार्स के चारों ओर घूमते हैं। तो अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि जो है मून है। इसका डायमीटर जो है 1/4 है, अर्थ का 1/4 है, लेकिन यह हमें बहुत बड़ा दिखता है। क्यों बड़ा दिखता है? क्योंकि यह हमारे सबसे ज़्यादा पास है। जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनमें सबसे पास जो है मून ही है। अब सबसे पास मतलब कितना पास? तब भी यह जो है हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब सोच सकते हो कि बहुत पास है, तब भी हमसे यह 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो यह अभी जो है बहुत दूर है। अगेन एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये पहले व्यक्ति थे जो कि जो है सबसे पहले जो है मून पर चले थे। और कब चले थे? 21 जुलाई 1969 को, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। सैटेलाइट्स भी 2 तरह के होते हैं। एक हो गया नेचुरल सैटेलाइट्स जैसे कि मून, और कुछ सैटेलाइट्स जो है ह्यूमन सैटेलाइट्स होते हैं। अब ये ह्यूमन सैटेलाइट्स क्या होते हैं? तो ह्यूमन सैटेलाइट्स इंसानों के द्वारा बनाए गए सैटेलाइट्स होते हैं जो कि अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं। अब इनकी ये क्यों बनाए गए? तो स्पेशली अर्थ के बारे में स्टडी करने के लिए, अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो अलग अलग कंट्रीज़ ने बहुत सारे सैटेलाइट्स बनाए। जैसे आप गूगल अर्थ यूज़ करते हो, जब भी आप कहीं ड्राइव करते हो, गाड़ी लेके जाते हो, तो आप जो है गूगल मैप्स में आप जो है लोकेशन देखते हो। कैसे पता चलता है? तो होता क्या है कि अमेरिका ने बहुत सारे सैटेलाइट्स जो है स्पेस में डाल के रखे हैं, ठीक है, जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जैसे ही अपने मोबाइल में आप गूगल मैप खोलते हो तो वैसे ही ये आपको किसी न किसी सैटेलाइट से लिंक कर देता है, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको जो है लगातार भेजता रहता है, और जिससे आप सही ट्रैक्स पहचान पाते हो। इसी तरह से इंडिया ने भी बहुत सारे सैटेलाइट्स बनाए हैं जैसे कि इनसैट, IRS, एडोसैट। तो ये जो है अलग अलग टीवी चैनल्स को चलाने में, एजुकेशनल कंटेंट देने में, या फिर जो है जो हमारे शिप्स हैं जो समंदर में चल रहे हैं उनको इन्फॉर्म करने के लिए ये बनाए गए हैं। अब जो है कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि मून जो है अर्थ का चक्कर लगाने में सिर्फ 27 डेज लेता है, ठीक है। 27 दिन में एक जो है चक्कर लगा लेता है, जो मून जो है अर्थ का एक चक्कर लगा लेता है। अगेन, और इट टेक्स एग्जैक्टली सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। अपने एक्सिस पर मून को घूमने में भी जो है आप उतना ही टाइम लगता है। तो इससे क्या होता है कि हमको जो है हमेशा ही मून का एक ही डायरेक्शन जो है हमें दिखता है। अब ये कैसे देखें? अगेन मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ अच्छे वीडियोस के लिंक डाल दूँ जिससे आपको चीज़ें जो है और बेहतर तरीके से समझ में आए। कॉपीराइट इश्यू के कारण क्यों ये वीडियो नहीं डाल सकता। यहाँ पर आप देख रहे हो क्योंकि जो है ये जो मून है ये भी ऐसे घूम रहा है और अर्थ भी ऐसे ही डायरेक्शन में घूम रही है। तो इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है अपने घूमने के दौरान आप देखोगे जब मून यहाँ है तो भी जो है इसकी यही डायरेक्शन यहाँ सामने दिख रही है, ये एरो दिखा रहा है। जब ये घूम करके यहाँ पहुँचता है
तो इसकी डायरेक्शन घूम गई, तब भी सेम डार्क पोर्शन ही अर्थ के सामने दिख रहा है। फिर यहाँ घूम के आया तो अगेन तब भी यही डार्क पोर्शन दिख रहा है। फिर यहाँ घूम के आया तब भी यही डार्क पोर्शन दिख रहा है, क्योंकि मून भी घूम रहा है और अर्थ भी मूव कर रही है। इसी कारण जो है अर्थ के सामने जो है हमें हमेशा एक ही जो है साइड जो है हमें दिखता रहता है। ठीक है, जब भी घूम रहा है मून जब भी घूम रहा है तो हमेशा उसका एक ही डायरेक्शन अर्थ के सामने रहता है। यहाँ देखो डार्क पोर्शन अर्थ के सामने है, अगेन यहाँ देख रहे हैं, फिर यही डार्क पोर्शन फिर से आते हैं, यहाँ देख रहे हैं यही डायरेक्शन अर्थ के सामने, यही ब्लैक डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ आए यही ब्लैक डायरेक्शन है, यहाँ आए यही ब्लैक डायरेक्शन है, यहाँ आए यही ब्लैक डायरेक्शन है। पिछला हिस्सा जो है हमेशा छिपा रहता है और इसी कारण जो है अर्थ से हमें चाँद का एक ही हिस्सा दिखता है, पूरा चाँद हमें नहीं दिख पाता। अब हम वापस आते हैं अपने चैप्टर पे। तो इस तरह से जो है ये मून की कहानी है। अगेन मून के पास भी जो है लाइफ सपोर्टिंग चीज़ें नहीं है, कोई वाटर नहीं है, कोई एयर नहीं है, कुछ जो है रूखे पहाड़ हैं और वो हमारे किसी काम के नहीं है। यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है किस तरह से रॉकेट जो है सैटेलाइट को निकालते हैं, मतलब स्पेस में डालते हैं। तो रॉकेट्स आगे गए, आगे जा कर के उसका बॉक्स खुल जाता है, सैटेलाइट्स जो है बाहर निकल जाता है और जो भी रॉकेट का जो बाकी हिस्सा है वो स्पेस में गिर जाता है। ठीक है, अब आते हैं एस्टेरॉयड एंड मेटेरॉयड्स। एस्टेरॉयड मेटेरॉयड्स क्या हैं? तो स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट को छोड़ दें तो बहुत सारे टिनी बॉडीज़ हैं जो स्पेस में घूम रहे हैं। अब ये टिनी बॉडी, नॉर्मली हम जब टिनी वर्ड बोलते हैं तो हमको लगता है ये बहुत छोटे होंगे, बट जो एस्टेरॉयड्स हैं इनकी साइज 1 किलोमीटर से लेकर के कई 100 किलोमीटर तक होती है। यू कैन इमेजिन पूरा का पूरा शहर जो है वो उसके साइज जितनी ज़मीनें जो हैं या पत्थर जो है वो स्पेस में घूम रहे हैं। तो सवाल है इनको टिनी क्यों कह रहे हैं? इनको टिनी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम जो है बाकी चीज़ों से कंपेयर करें, आपको प्लैनेट से कंपेयर करें या फिर जो है स्टार से कंपेयर करें तो ये बहुत छोटे हैं। दैट्स वाई दे यूज द टर्म टिनी बॉडीज़। तो ये जो टिनी बॉडीज़ हैं जो स्पेस में यूं ही ऐसे घूम रहे हैं, इनको हम एस्टेरॉयड्स कहते हैं। ऐसे ही एस्टेरॉयड्स की पूरी जो बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर के बीच में दिखती है। ठीक है, इसीलिए इसको एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं, क्योंकि वो एक नहीं है, कई सारे एस्टेरॉयड्स का एक सेट है। आप अगेन इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर मार्स और जुपिटर के बीच में आपको कई सारे जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ। तो ये जो आप दिख रहा है बीच में मार्स और जुपिटर के बीच में ये डॉट 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 एरिया दिख रहा है, यही एस्टेरॉयड बेल्ट्स हैं। तो बेसिकली ये पत्थरों के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं जो कि स्पेस में लगातार घूम रहे हैं। ठीक है, इधर उधर भी घूम रहे हैं और मार्स जुपिटर के बीच में भी हैं। ठीक है, तो ये एस्टेरॉयड्स कहलाते हैं। स्पेस को समझने के लिए ये एस्टेरॉयड्स के जो पत्थर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं की स्टडी करके स्पेस के कैसे बना है इसकी स्टडी होती चलती रहती है। नेक्स्ट है मेटेरॉयड्स। तो मेटेरॉयड्स जो है ये एस्टेरॉयड्स के टुकड़े हैं और कंपैरेटिवली बहुत छोटे हैं। ठीक है, मेटेरॉयड्स ये जो है एस्टेरॉयड्स के टुकड़े हैं। होता क्या है कि अलग अलग प्लैनेट स्टार्स टकराए और उनके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। ठीक है, और क्योंकि आसपास कोई स्टार था या फिर प्लैनेट था, उनकी ग्रेविटी के कारण ये जो है उनके बीच में आ गए। ठीक है, तो अब ये मेटेरॉयड्स क्या हैं? मेटेरॉयड्स अगेन एस्टेरॉयड्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं और ये अक्सर ओपन स्पेस में घूमते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो अर्थ की ग्रेविटी या किसी प्लैनेट की ग्रेविटी जो है वो उसके ग्रेविटी रेंज में आ जाते हैं और जो प्लैनेट्स हैं या स्टार्स होते हैं वो उनको खींच लेते हैं और वो उनके स्पेस में आ जाते हैं। ऐसे ही अर्थ की ग्रेविटी के कारण बहुत सारे मेटेरॉयड्स जो है वो अर्थ की ग्रेविटी फील्ड में आते हैं और अर्थ की जो सरफेस है वो जैसे मान लो यहाँ तक जो है अर्थ का ग्रेविटी फील्ड है और ये एक मेटेरॉयड से जहाँ तहाँ घूम रहा है। ठीक है, गलती से वो इस रेंज में आ गया तो अर्थ इसको बहुत तेज़ी से खींचती है। ठीक है, जब अर्थ की ग्रेविटी खींचती है तो रास्ते में जो एयर है हवा में आप देख रहे हो, इस एयर से इसका जो है इसकी मतलब एयर से ये घिसता है और बहुत तेज़ी से आने के कारण इस एयर से जो रगड़ होती है उससे ये इसमें आग लग जाती है और फाइनली जल करके खाक हो जाती है। कई बार क्या होता है कि ये मेटेरॉयड्स बहुत बड़े होते हैं और ये आसमान में जलने के बाद भी ख़त्म नहीं होते।
फाइनली ये अर्थ पर बहुत तेज़ी से टकराते हैं और यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, तो अर्थ पर आप रशिया और दूसरे कई जगहों पर ऐसे बहुत सारे जो है गड्ढे दिखते हैं जो कि किसी ना किसी मेटेरॉइड्स के टकराने से बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो टर्म आ रहा है दैट इज़ गैलेक्सीज। गैलेक्सीज क्या है? तो आसमान में कई बार स्टार्स के क्लस्टर्स हैं, स्टार्स का ग्रुप है, जिसके कारण कुछ हिस्सा बड़ा ही दूधिया और बड़ा चमकीला सा दिखता है। नॉर्मली आजकल जो पॉल्यूटेड आकाश में उस तरह से नहीं दिखता, लेकिन जो हम बड़े बड़े जो टेलीस्कोप हैं उससे ये चीज़ें आसानी से दिख जाती हैं। तो हमारा जो सन है वो जिस गैलेक्सी का पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, तो वजह क्या है? हिंदी में इसको आकाशगंगा बोलते हैं। ठीक है, उसकी वजह ये थी कि माना ये जाता था कि आसमान में एक दूध की नदी बह रही है। तो गैलेक्सी है क्या? तो बेसिकली यह जो है बिलियंस ऑफ स्टार्स और जो है क्लाउड और डस्ट का एक ग्रुप है। स्टार्स बहुत ज़्यादा है जिसके कारण वहाँ बहुत लाइट रहती है, और क्लाउड एंड डस्ट गैसेस ये जो है उस लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं। अगेन एक पिक्चर को देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ हिस्से बहुत ज़्यादा एनलाइटेड हैं, दूसरी ओर कुछ हिस्से बड़े डार्क से दिख रहे हैं। वजह क्या है कि यहाँ पर जो स्टार्स की संख्या है वो बहुत हाई है। अगेन बहुत सारे गैसेज हैं जिसके कारण लाइट का रिफ्लेक्शन जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे ऐसे स्टार्स के जो सेट हैं जहाँ पर मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, एक दो नहीं, हज़ार दस हज़ार नहीं, मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, करोड़ों स्टार्स हैं, तो ये जो है गैलेक्सीज कहलाते हैं। दूसरी ओर बाकी जो आसमान हमें दिखता है तो वो अंधेरा डार्क सा दिखता है, जहाँ दूर दूर जो है अलग अलग छोटे छोटे स्टार्स दिखते हैं। अगेन एस्टेरॉयड मेटेरॉइड्स की बात की थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो एस्टेरॉयड्स होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, मेटेरॉइड्स छोटे होते हैं। ठीक है, अब हम वापस चैप्टर पे आ रहे हैं। तो इस तरह से गैलेक्सीज, ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, हमारी जो सोलर सिस्टम है या सन है तो वो इस मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। अगेन जो गैलेक्सीज है उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा यूनिवर्स होता है। कई सारे जो गैलेक्सीज़ को मिला करके हमारा यूनिवर्स बना है, जिसमें अरबों की संख्या में जो है स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सब हैं। अभी तक इसका मोस्ट ऑफ हिस्सा अभी भी जो है देखा नहीं गया है, और अभी भी कहा जा रहा है ये यूनिवर्स जो है और ज़्यादा फैल रहा है और ज़्यादा बड़ा हो रहा है। हमें नहीं पता कि पूरे यूनिवर्स को हम कब तक समझ पाएंगे और उसे समझ भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। यहाँ पर एक मज़ेदार सा जो है सेक्शन दिया हुआ है कि हम खुद को कैसे समझें कि हम कितने छोटे हैं और यह जो है यूनिवर्स कितना बड़ा है। तो सबसे छोटे हम एक शहर में रहते हैं, शहर से बड़ा जो है राज्य होता है, राज्य से बड़ा देश होता है, और देश से बड़ा अर्थ है। ठीक है, तो एक सर्किल तो यही होगी। आप देख सकते हो शहर कितने बड़े होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा स्टेट होता है, और हमारा देश बहुत बड़ा है। उस देश की परे देखें तो हमारा अर्थ और ज़्यादा बड़ा हो गया, ये एक सर्किल हो गया। उससे जो है कहीं ज़्यादा बड़ा हमारा सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम से कहीं ज़्यादा बड़ा हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है। तो यू कैन इमेजिन कि यूनिवर्स कितना बड़ा रहा होगा। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कुछ है यूट्यूब कुछ लिंक डाल दूँ, ताकि आप जो है उन बड़े शानदार एनिमेटेड वीडियोज़ जो है डाले हुए हैं, बट कॉपीराइट इशू के कारण जो है मैं इसमें नहीं डाल रहा हूँ, ऐड नहीं कर रहा हूँ। बट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक में आप जा करके इन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जो थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं वो समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर डाल दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।